जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अल्टीमेट आईएएस पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ। अब खबर ये है कि देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट का चयन कर लिया है। दोस्तों, इस चयन से एक तरफ देखा जाए तो सत्ता पक्ष में निराशा दिखी है, तो वहीं विपक्ष में उत्साह का माहौल दिख रहा है। माहौल इसलिए दिख रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि मेरे तरफ से जो योग्य एक कैंडिडेट लाया गया है। दोस्तों, जी हाँ, ठीक सुन पा रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी। और मेरा आज का जो थंबनेल है वो क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर फंसा पेच, विपक्ष के सुदर्शन चक्र से मोदी हुए हैरान। दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहां कि जो सुदर्शन शब्द है वह काफी भारत में चर्चित शब्द है, काफी भारत में पॉपुलर शब्द है। सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन और इनका नाम है बी सुदर्शन। जैसा कि आप सबको पता होगा, भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा हथियार था सुदर्शन। हालांकि इस बार हथियार के तौर पर सुदर्शन विपक्ष के पाले में चले गए हैं और राधाकृष्णन इस समय सत्ता पक्ष के पाले में चले आए हैं। दोस्तों, मैं इनके बारे में ब्रीफ करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि दोनों लोग दक्षिण भारत में है। दोनों लोग दक्षिण भारत से हैं और दोनों लोग दक्षिण भारत से इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो लड़ाई है दक्षिण भारत बनाम दक्षिण भारत है, इसीलिए कुछ बिंदुओं पर हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी चिंता में है, मोदी हैरान हैं। और क्यों हैरान है ये बताने से पहले आपको ये बता दूं कि बी सुदर्शन रेड्डी कौन है। दोस्तों, बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था रंगारेड्डी जिला, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। जन्म से एक होनहार बालक थे और इन्होंने अपनी उस प्रतिभा को साबित भी किया जब इनकी पढ़ाई बीए और एलएलबी जो पूरी करने के बाद यह एलएलबी की जो पढ़ाई है उस मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से इन्होंने पूरा किया है। और 1971 में अपने पढ़ाई को पूरा करने के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश से ही बार काउंसिल में इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जो वकालत करने के पेशे से जुड़ा हुआ होता है। इसी के साथ लगातार वह स्थानीय अदालतों में वकालत करते हुए इन्हें 1993-94 के वर्ष में बार काउंसिल का अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला आंध्र प्रदेश राज्य से, और वह लगातार वकालत पेशे से जुड़े रहे। और इनको बड़ी उपलब्धि हासिल हुई तब जो 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश बना दिए गए थे। उस समय एक बड़ी उपलब्धि इनके जिम्मे मिली थी और उस जिम्मेदारी को खूब बढ़िया से वहन करते हुए सरकार ने इन्हें प्रमोशन दिया और 2005 में ये गुवाहाटी हाई कोर्ट अर्थात असम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए थे। तो दोस्तों, इनका सफर 2005 तक जाते जाते मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने का हो गया और इसी के साथ इनका और भी प्रमोशन होता रहा। और इसी प्रमोशन के साथ 2007 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह न्यायाधीश बनकर आए और 2011 तक लगातार इस पद पर बने रहे। दोस्तों, इनके साथ भी अगर देखा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से तो कुछ विवाद के भी विषय इनके साथ जुड़े रहे और कुछ इनके अच्छे भी फैसले रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इनको बताऊं, इससे पहले ये बता दूं कि यह गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में भी कुछ दिन तक इन्होंने काम किया था। मार्च 2013 में ये गोवा के लोकायुक्त बने थे, लेकिन कुछ कारणों के आधार पर यह दिसंबर 2013 में ही अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिए थे। मीन्स सुप्रीम कोर्ट से 2011 में रिटायर होने के बाद इन्हें गोवा सरकार में लोकायुक्त का पद मिला। दोस्तों, गोवा के पहले लोकायुक्त के तौर पर यह काम कर चुके हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि इनका विवाद से नाता कब जुड़ा, जब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए सलवा जुदूम नाम का एक अभियान है जो नक्सलवादियों पर अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार, सलवा जुदूम जो है कि एक अभियान जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था। जब नक्सलियों को लगातार उस पर अंकुश रखने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा था, इस अभियान को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया गया था तो इन्होंने
इस नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले इस अभियान को रोक लगा दिया था। और यही विवाद है कि क्या नक्सली जो भारत में फल फूल रहे थे उन पर किसी तरह से रोक लगाने के लिए जो अभियान चलाई जा रही हो, उस अभियान को रोकना देश हित में था कि नहीं था, उस समय भी यह बहस बना हुआ था। इसलिए इनके जीवन के इनके एक तरह से कह सकते हैं न्यायिक जीवन के दौरान दिया गया एक फैसला जो विवादित रहा। एक अच्छा इन्होंने फैसला ये भी लिया था कि ब्लैक मनी, जो विदेशों में ब्लैक मनी है, उसके लिए जो एसआईटी गठित की गई थी, वो एसआईटी गठित करने का जो निर्णय था वह आपके ही तरफ से दिया गया था। मीन्स बी सुदर्शन रेड्डी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उस अपने कार्यकाल के दौरान एक फैसले में मनी, जो ब्लैक मनी है, उसको भारत में लाना चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने एक एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया था। तो ये अच्छा काम है। दोस्तों, किसी के जीवन में अच्छा और बुरा काम लगा रहता है, लेकिन विपक्ष क्यों उत्साहित है? विपक्ष को लग रहा है इस समय भारत सरकार के खिलाफ कई ऐसे माहौल बने हुए हैं, जैसे जनगणना के संदर्भ में एक माहौल है जो जातीय जनगणना को लेकर प्रभावित कर रहा है। एक माहौल बिहार में जो चुनाव वोटरों की एक लिस्ट जारी हो रही है, वह लिस्ट भी एक विवाद का विषय बना हुआ है, जो अपने आप में एसआईआर के नाम से जाना जा रहा है। वह माहौल विपक्ष ने बनाने में खूब कमर कसी है। उसी बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है, उस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लाकर यह दिखाने का प्रयास विपक्ष जरूर से कर रही है कि हम एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और एक अच्छे व्यक्तित्व का समर्थन करेंगे। चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी व्यक्ति लाया गया हो, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोकने के लिए ला रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हैरानी का क्या विषय है और क्यों लोग या सत्ता पक्ष हैरान हो सकता है, इस विषय को मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं। और हैरानी इस बात को लेकर है कि ये तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा है तेलंगाना, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, वह पार्टियां में से सबसे बड़ी जो पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी है, जो इस समय मोदी सरकार का समर्थन कर रही है। दोस्तों, उसके पास 15 से 17 सांसद हैं और वह सांसद आपके लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उनका जुड़ाव एनडीए की तरफ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया गठबंधन को मैंने दिखाया है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन को दिखाया है। दोस्तों, इसमें 4 पिक्चर मैंने लगाया है। यह सुदर्शन रेड्डी साहब का पिक्चर है जो विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं, और यह जो है सीवी राधाकृष्णन जी का फोटो है जो सत्ता पक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे को इनके बिल्कुल नजदीक मैंने दिखाकर यह दिखाने का प्रयास किया है कि कांग्रेस किस हद तक इनका समर्थन कर रही है। अब कांग्रेस मुख्य भूमिका में है, जो बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर आई हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ाने के लिए, और ये मोदी के समर्थन में एक तरह से भाजपा की तरफ से कैंडिडेट हैं, जिनके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। वह वीडियो काफी सराहा गया था। और मैं यहाँ बता दूं कि मोदी सरकार की तरफ से जो बी सीवी राधाकृष्णन जी को कैंडिडेट के तौर पर लाया गया है। अभी आप आज ही का डेट जो 21 अगस्त है, और आप सबको पता होगा कि 21 अगस्त को अंतिम रूप से चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए पर्चा दाखिला करने का आदेश दिया था। मतलब हर हाल में 21 अगस्त तक पर्चा दाखिला हो जाना चाहिए। उसी बीच में आज पर्चा दाखिला करने के लिए हमारे मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के जो गठबंधन साथी हैं, वह सभी लोग गए थे जब सीपी राधाकृष्णन जी का आज राज्यसभा में पर्चा दाखिला हुआ। और उसी बीच में जब उपराष्ट्रपति का पर्चा दाखिला होता है तो उनके लिए प्रस्तावक होते हैं, उनके लिए अनुमोदक होते हैं, और प्रस्तावक की संख्या 20 होती है, अनुमोदक की भी संख्या 20 होती है। और इसी तरह से 20 प्रस्तावक में से पहले प्रस्तावक नरेंद्र मोदी जी खुद हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर जब उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए पहले प्रस्तावक हो रहे हैं, तो यह सीधा सीधा संदेश है कि मोदी जी इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर और पूरी प्रतिष्ठा के साथ, पूरी लगनशीलता के साथ इस चुनाव को लड़ने के मूड में आ गए हैं। इससे 2 बातें साबित हो रही है, या तो चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत चिंता में हैं, या फिर इस चुनाव को
बड़े रेशियो से जीतना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष द्वारा लाया गया एक मजबूत कैंडिडेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर रहकर काम करते हुए उन्होंने अपने लंबे कैरियर का, न्यायिक लंबे कैरियर का उन्होंने एक सफर तय किया है, उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष एक मजबूत कैंडिडेट जो ला दी है उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि सत्ता पक्ष में चिंता बन गई हो। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि बी सुदर्शन रेड्डी साहब भी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 79 वर्षीय बी सुदर्शन रेड्डी 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन से सीधे मुकाबले में हैं। मुकाबला तो यह कहता है कि ज्यादा संख्या बल के साथ एनडीए का कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन कहां पे पेच फंस जाएगी यदि सभी सांसद जब अपने मन की बात को सुनते हुए अपने स्वेच्छा से वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यदि वोट देना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर किसी भी दल के लिए चुनाव जितवाना मुश्किल हो सकता है। आपको मैं यहां बता दूं कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सभी सांसदों को एक स्वतंत्रता होती है कि किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वह सांसद किसी पार्टी का हो, वह सांसद किसी राज्य का हो या वह सांसद किसी भी दल का हो, वह सांसद स्वेच्छा से अपनी मन की बात को सुनते हुए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि यह स्वतंत्रता राज्यसभा के सांसद के चुनाव के दौरान नहीं मिलती है, क्योंकि पार्टियां उस समय व्हिप जारी करती हैं कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट डालना होगा। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा व्हिप जारी करने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं होता है कि वो अपने सांसद को यह मैंडेटरी कर दे कि आप इसी कैंडिडेट को वोट देंगे, जबकि न व्हिप जारी करने की स्थिति में सभी सांसद स्वतंत्र होते हैं और किसी को वोट डाल सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए कि बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। बस ये आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं जो हैरानी में डालने वाला विषय है। थोड़ा सा आप इनके जीवन के संबंध में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर एक उनका फोटो मैंने निकाला है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट एक प्रतिष्ठित कोर्ट में यह बैठे हुए हैं। यहाँ पे उनको शपथ दिलाई जा रही थी, वो फोटो है जब उन्हें न्यायाधीश के तौर पर शपथ कराया जा रहा था। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या होगा यदि सभी सांसद अपने मन की बात सुनकर, अपने आत्मा की आवाज सुनकर यदि वोट डालना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊं कि 3 पार्टियां मुख्य रूप से जो हैं वह एक टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, इसके मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू साहब और वह मोदी जी के समर्थन में है, अर्थात एनडीए के समर्थन में है। लेकिन 2 पार्टियां जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से जुड़ी हुई है, एक वाईएसआर जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी साहब की पार्टी है, यह न एनडीए में है और न ही इंडिया गठबंधन में है। न इंडिया गठबंधन अर्थात वाईएसआर रेड्डी न एनडीए में है न इंडिया गठबंधन में है। एक और पार्टी जो बड़ी पार्टी है वह है टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति। दोस्तों टीआरएस एक पार्टी है जो भी न एनडीए में है और न इंडिया गठबंधन में है। दोस्तों ये भी न इंडिया गठबंधन में है न एनडीए गठबंधन में है। बात जो समझनी है और क्यों पेच फंस गई है, अगर दोस्तों ये सभी सांसद जो अपने मन की आवाज को सुनकर क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो दक्षिण भारत से हैं, एक तेलंगाना से जुड़े हुए हैं और एक तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर दक्षिण भारत के सांसदों की तरफ से यह तय कर लिया गया कि क्षेत्रीयता के आधार पर अपने ही दक्षिण भारत से आए हुए कैंडिडेट को अगर वोट दिया जाए और राज्य स्तर पर लोगों ने अगर सोचना शुरू कर दिया, स्थानीय स्तर पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, तो किसी तरह से अगर टीडीपी के सांसद भी अपने राज्य से संबंधित सुदर्शन रेड्डी, जिसमें तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश ज्यादातर सांसद हैं और तेलंगाना में भी उनके प्रभाव हैं,
इस तरह से कहा जाए कि ये टीडीपी के जो सांसद हैं, अगर वह सुदर्शन रेड्डी को वोट देना शुरू कर दिए, उसी तरह से वाईएसआर के जो न एनडीए में है, जो न इंडिया में है, और इस तरह से यह अपनी स्थानीयता को लेकर वोट डालना शुरू कर दिया, अर्थात सुदर्शन रेड्डी को ही वोट डालना शुरू कर दिए। और जो टीआरएस है वह भी, उसके भी सांसद अगर किसी तरह से सुदर्शन रेड्डी को वोट देना शुरू कर दिए, स्थानीयता को लेकर राज्य स्तर पर उनका प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, या एक तरह से करते हैं लोकलिटी को प्रमोट करते हुए, उन्होंने अगर किसी तरह से बी सुदर्शन रेड्डी को इन लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पक्ष के कैंडिडेट की हार हो सकती है, अर्थात सीपी राधाकृष्णन जी हार सकते हैं और बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत सकते हैं। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दोस्तों यहां ध्यान देंगे, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, यह बात कही गई है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सांसद को ही वोट डालने का अधिकार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो कुल भारत के संसद में 788 जो सीट है, इसी सीट में से 395 संख्या प्राप्त करने वाले लोग उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें भी कुछ सीटें खाली हैं, तो आज बताई जा रही है कि 391 अगर सीट ही किसी को प्राप्त हो जाए, 391, तो वह इस समय के चुनाव में उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो सकता है, इस चुनाव में उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ओबीसी कैंडिडेट हैं और एक जनरल कैंडिडेट है, यहां भी वोट को प्रभावित करने का कुछ विषय हो सकता है। कुछ लोग ओबीसी कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहेंगे, कुछ लोग जनरल कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें उत्तर भारत के सांसदों पर कोई दबाव नहीं है, दबाव यहाँ दक्षिण भारत के सांसदों पर है, दबाव यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सांसदों पर है कि किसे वोट दिया जाए और किसके विरुद्ध में वोट दिया जाए। इसी बात को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके सबसे बड़ी समस्या इस समय प्रधानमंत्री जी का मैंने एक फोटो, चिंता भरी फोटो लगाया है, और वो फोटो सिर्फ इसी बात को लगाया है कि कहीं ना कहीं अगर स्थानीयता के आधार पर और मन की आवाज सुनकर लोग वोट देना शुरू कर दिए तो भाजपा की गणित बिगड़ सकती है, और विपक्ष ने जिस मंशा के साथ जिस विषाद को बिछाया है उसमें भाजपा फंस सकती है। और दक्षिण बनाम दक्षिण के हिसाब से अगर वोट की स्थिति बनती और बिगड़ती नजर आएगी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है, बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इस तरह से जो जिसे बहुत स्पष्टतः जीतने की आशा लगाकर लोग चल रहे हैं, वह व्यक्ति हार सकता है और सकता है। लेकिन अभी मैं यहां बता दूं कि जो संख्या बल है, उस संख्या बल के आधार पर अभी एनडीए बहुत भारी है, भाजपा के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी बहुत भारी हैं, और इस आधार पर देखा जाए तो चुनाव 9 सितंबर को होना है। अगर इसमें काफी लंबी समय सीमा है, अगर इस लंबी समय सीमा में कोई बहुत बड़ी लॉन्बिंग होना शुरू कर दी, बहुत बड़ा हेरफेर होना शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर चुनाव का परिणाम उलटफेर भी हो सकता है। और इसी मजेदार चुनाव की पार्टी को देखने के लिए भारत के लोग लगे हुए हैं। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारी संस्था आपके साथ जुड़ी रहेगी। जैसे ही कोई इसमें उलटफेर की स्थिति बनती है, या जैसे कोई बदलाव या किसी प्रकार का पेंच इसमें और भी दिखाई देता है, हम आपके बीच में जरूर से आएंगे। हमारे वीडियो को आप फॉलो करते रहिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके बीच में इसी तरह से निश्चित तौर पे आते रहेंगे। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।